वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। भवानी कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में जो कक्षा 10th की जो चैप्टर एक्सरसाइज दूसरी थी बहुपद पोलिनोमियल, जो कि हमारा पूरा हो चुका था। आज हम जो नए लेक्चर में नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं दोस्तों, उसका नाम जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3 है। शायद इससे हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि वेरी मोस्ट है। आगे भी जब आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चूज करोगे तो आपको ये वहाँ पर देखने को भी मिलेंगे। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में नंबर सेंड कर दें, हम आपको ऐड कर सकते हैं ग्रुप पे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए रोज़ाना जो क्लास लेकर आ रहे हैं 10th और 12th का जो कोर्स हमारा कराने का मकसद है, नए सिलेबस NCERT के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। अब पहले तो ये रैखिक समीकरण होते क्या है कि इनसे हमें x और y के जो चर दिए हुए जाते हैं हमारे लिए समीकरण में, उनके जो मान है हमें निकालने होते हैं। बस यही सब हमें इसमें करना होता है। अब इनकी भी कोई अलग अलग विधियाँ हैं कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं। दो चार विधि होती हैं, जैसे विलोपन है, प्रतिस्थापन है, रैखिक ग्राफीय विधि से कई प्रकार के इनके सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से हम देखेंगे। तो आपके जो इसमें दे रखा है सबसे पहले वो ग्राफ विधि से। तो पहले तो आपको ये पता होगी रैखिक समीकरण, तो वह समीकरण जिसको ax + by + c के रूप में लिख सकें, और जो a b c हैं वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं से आने चाहिए, और a और b के जो मान है शून्य नहीं हो सकते। यदि आप सोचो कि ये शून्य होगा तो क्या यहाँ पे कोई चर बचेगा? वो 0 साला उसे ले जाएगा अपने साथ ही। तो यहाँ जो a b के मान है वो 0 नहीं हो सकते। यहाँ पे जो x और y है वो चर हैं। आठवीं क्लास में हमने केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, यानी ax + b = 0। इस प्रकार के जो रेखीय व्यंजक थे यानी एक चर वाले थे, उनको हमने पढ़ा था। अब 9th और 10th में हमने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण देखे हैं, किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन किया जाता है वो हम देखते हैं। अब इससे पहले हमने शून्य निकालना सीखा था। शून्य कैसे कि जैसे एक चर वाला दे रखा है कि ax + b = 0, तो x बराबर जो आया था -b/a। तो ये एक चर वाला यानी एक चर का जो शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, और अगले जो द्विपद यानी कि द्विघात वाले थे उनके शून्य किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि दो संबंध उनमें थे। अब यहाँ पर जो है हम x और y के मान निकालने जा रहे हैं, क्योंकि समीकरण में जो दो समीकरण दी जाएंगे दोस्तों, ये स्टार बॉन्ड जो हल निकलेगा हमारे पास इस युग्म के रूप में निकलेगा, यानी कि आगे वाला पॉइंट x का मान होगा, पीछे वाला y का मान होगा। कैसे निकालते हैं वो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो समीकरण सबसे पहले तो वो आपको दो देगा, क्योंकि एक समीकरण से आप दो चीज़ों के मान नहीं निकाल सकते, यानी x और y के एक साथ मान नहीं निकाल सकते। तो जो समीकरण देगा वो आपको दो समीकरण देगा, दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। अब इनको पहले सोल्व करने से पहले मैं कुछ कंडीशन बताता हूँ कि यदि हम इनको ग्राफ में देखें तो ग्राफ में किस प्रकार की ये कंडीशन बना सकते हैं। दो समीकरण है हमारे पास ये वाली। अब इनका जो पहला पॉइंट वो बोलता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, यानी कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो जो है ये कंडीशन बताता है कि रेखाओं की जो प्रकृति, यानी कि एक रेखा इससे आएगी सरल रेखा, और दूसरी रेखा दूसरी समीकरण में से आएगी। तो ये रेखाएं जो हैं कटेंगी नहीं कटेंगी या समपाती होंगी, इन बातों की जानकारी जो है इनसे हमें 3 पॉइंटों से पता चलेगा। तो प्रकृति संगत होगी और आदित्य हल प्राप्त होंगे, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन में ही हमें मोस्टली सॉल्यूशन प्राप्त होगा। a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। अब ये मैं एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊंगा। और जो अगला है वो है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन जो c1/c2 बराबर ना हो, यानी कि पहले तो ये वाली थी कि ये दोनों बराबर ना हो, अब ये है कि ये दोनों बराबर हों। तो क्या होगा कि रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। वो इस प्रकार से, या तो एक रेखा इधर जा रही तो दूसरी भी इसी प्रकार से जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यदि ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हमें जो x और y का जो मान मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें पता नहीं होगा कि इनका जो कॉमन फैक्टर कौन सा मान होगा जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद होंगे। जब ये समांतर जाएंगे तो कटेंगे ही नहीं,
और संपाति क्या हुई, अगला जो पॉइंट है वो है संपाति वाला, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हों तो रेखाएं संपाति हों। संपाति का मतलब है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आपको इसी पर मिलेगी, यानी एक रेखा ये जा रही और दूसरी इसी के ऊपर जा रही है, यानी कि जो समीकरण है वो आपको इक्वल नज़र आएंगी कहीं ना कहीं, जैसे x + y + 4 = 0 और यहाँ पर लगा देंगे 2x + 2y + 8 = 0। तो इनमें दो कॉमन लेने के बाद समीकरण जो है सेम टू सेम बन जाएगी। दो कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ भी 2 हट जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण जो है इक्वल आएंगी, संपाति आएंगी एक के ऊपर एक। इस प्रकार से अब मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 3x + 2y - 11 2x - 3y, ये दो समीकरण हैं। अब इनको हल करते हैं। तो एक पहली विधि क्या है तो वो देखो। पहले तो मैंने समीकरण 1 उठाई, 3x + 2y - 11 = 0। 3x + 2y, 11 को इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा शून्य की तरफ तो पॉजिटिव होगा। अब मुझे एक 4 इधर रखना है, बाकी को सब इधर भेजना है। पहले 11 के बाद मैं 3x को इधर भेजा मैंने, तो पॉजिटिव का ये पूरा इधर आके नेगेटिव हुआ। अब गुणा में 2 और है तो इसको भी भगा दो। ये क्या कर रहा है, y = 11 - 3x/2 आ गए, क्योंकि गुणा में बटे में आ गया पूरी संख्या के नीचे। अब जो x है यहाँ पर मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि मैं जो इनका दोनों को सोल्व करने के बाद 2 का जो भाग है वो पूरी बार जाना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है हमारे लिए जो 2 को डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड कर दे इसे पूरा। तो वो जो मान होंगे वो होंगे, जैसे अब मैं यहाँ पर पहले 0 रख के देखता हूँ। x की जगह पर 0 रखूँगा तो 3 से यानी 3 चला जाएगा, यानी 0। तो 11/2 आएगा मेरे पास। तो 11/2 को डिवाइड कर पाएगा? 2 नहीं करेगा, 11 को 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो अब अगला पॉइंट रख के देखो, 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, तो 11 - 3, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हमारे पास आएगा। 8 को जो 2 है डिवाइड कर सकता है, यानी कि पहला पॉइंट तो मुझे 1 रखना है x का। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अब 3 पॉइंट रखने हैं, अधिकतम 3 बिंदु हमें निकालने हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो कहीं भी सीधे हो सकते हैं। 3 पॉइंट होने चाहिए जो कि एक रेखा पर आने चाहिए। इस प्रकार से हमें बिंदु निकालने हैं। पहला पॉइंट आ गया 1। अब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 11 में से 6 जाएंगे तो 4 और 1 5, तो 5 को 2 है डिवाइड नहीं कर पाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो हम 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 9, 11 - 9 यानी कि 2, तो 2/2 आएगा, इसलिए ये डिवाइड कर सकता है। तो मैं दूसरा पॉइंट जो है 3 रखने वाला हूँ। एक और पॉइंट और चेक कर लो, कोई सा भी 5 रख लो। 5 × 3 = 15, तो 11 - 15 यानी कि 11 - 15, तो बचेगा क्या, -4। तो 4 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ अगला पॉइंट। इस प्रकार से आपको पहले एक चर इधर रखना है और दूसरे चर के स्थान पर आपको मान रखने हैं। मान रखने के बाद जो अलग अलग मान निकलेंगे उनसे हमें एक सारणी बनानी है। सारणी कैसे बनानी है देखो। अब इस प्रकार y बराबर वो हमारा आया था 11 - 3x/2। अब x का मैं पहला बिंदु लेता हूँ, x = 1 रखने पर 1 रखना मैंने, तो 3 11 - 3 यानी 8 बचे। 8 में 2 का भाग लगा 4, तो जो x = 1 रखने पर 4 प्राप्त हुआ। अब x = 3 रखते हैं। 3 रखने पर क्या मिलेगा, 11 - 3 × 3 = 9, तो 11 - 9/2 यानी कि 11 में 9 गए तो 2, तो 2/2 यानी कि 1 प्राप्त हुआ। और 5 रखने पर क्या मिलेगा, 11 - 15, 15 में से 11 गए माइनस के 4/2 यानी कि -2। अब क्या करना है, पहले x और y लिखना है, यानी कि ये सारणी बनानी है। सारणी में पहले जो रखो, सबसे पहले हमने मान किसके पुट किए थे, 1 x के, यानी 1 3 और 5 हमें रखने थे। अब देखो 1 रखने पर क्या मिला, 4, तो इसको नीचे लिख दो, 4 को 1 के नीचे। फिर रखा 3 रखने पर क्या मिला हमारे लिए, 1, तो 1 रख दिया। अब 5 रखा, 5 पुट करने पर -2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो पहली समीकरण की जो सारणी है वो हमारे लिए प्राप्त हुई, यानी कि ये पहली समीकरण की सारणी आई। अब जो समीकरण 2 है उसी प्रकार दूसरे का सॉल्यूशन देखना है। कोई सा भी आप, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप x के मान पुट करो, मैं कुछ भी आपको जो सिंपल लगे आप वो कर सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पे x के मान पुट किए हैं, आप यहाँ y के मान भी पुट कर सकते हो। जैसे इधर 2x - 3y + 10 है, पहले 10 को इधर भेजा नेगेटिव हुआ। अब यहाँ से मैं 3y को इधर ले जा रहा हूँ, 3y इधर आएगा, जो -10y इधर ले गया, तो 3y इधर आएगा तो पॉजिटिव हुआ, 10 जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ। अब जो 3 गुणा में 3 को भी मैंने बटे में भेज दिया। अब क्या करना है, मुझे वही x की जगह पे मान पुट करने हैं अलग अलग, ताकि उसे 3 है वो पूरी बार डिवाइड कर सके। इस प्रकार से मुझे यहाँ पर वैल्यू बनानी है।
1 पुट करेंगे तो 2 को 1 से 2, 10 और 2 12 हुआ। 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम आराम से, 4 बार कटेगा, इसलिए 1 जो है हमारा सही हुआ। अब रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि कौन सा, मतलब चेक करने में टाइम लगता है, इसलिए समय की बचत करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रख लिए। आप चेक कर सकते हो क्या क्या, मतलब आप और भी कितने कैसे भी बड़े मान रख सको, बस जो नीचे इस बटे वाली संख्या हमें प्राप्त ना होता कि ये पूरी बार डिवाइड हो जाए, इसी प्रकार के मान हमें यहाँ रखने हैं। तो मैंने -2 और -5 यहाँ चूज किए, 3 मान लेने हैं, तीनों की तीनों। अब पहला पॉइंट रखते हैं, वही x बराबर 1 रखने पर मुझे मिला 4। इसी प्रकार -2 रखता हूँ, -2 रखने पर मुझे मिलेगा 2। -5 रखा, -5 रखने पर मिलेगा 0, क्योंकि 5 दूनी 10, नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाएंगे तो शून्य बचेगा। शून्य में किसी का भी भाग लगाते हैं, शून्य आएगा। वही सारणी बनानी है, x बराबर हमने क्या क्या रखा, 1, -2 और -5। 1 रखने पर जो मिला वो 4 मिला, -2 रखने पर जो 2 मिला, और -5 रखने पर 0 मिला। इस प्रकार से सारणी जो 2 सारणी हमारे पास निकल कर आई। अब करना क्या है, तो करने के लिए वही ग्राफ का सहारा लेते हैं। यदि आप ग्राफ सहारा ना लो तो भी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन समीकरणों का सॉल्यूशन बता सकता हूँ। आपको इन सारणियों में कोई ना कोई एक कॉमन मान जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ देखो 1 4, यहाँ भी 1 4, जो कि हमारा यदि इस प्रकार से कॉमन मिल जाता है तो यहीं हम समझ जाते हैं कि जो मान निकल कर आएगा वो 1 और 4 आएगा, यानी कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो 1 और 4 पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो अब हम ग्राफ से भी इसे देख सकते हैं। अब मैं जो है पहले समीकरण के लिए ग्राफ खींच रहा हूँ। तो पहली समीकरण में पहले x का मान देखो, x का मान 1 है, 1 पर पहुँचो। 1 के बाद फिर देखो y का मान कितना है, तो y के मान 4 है, तो 4 ऊपर चढ़ो, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। यानी पहले x का मान 1 है, इधर आ गया। अब x के मान यहाँ से किधर चलेंगे, y की तरफ जाएंगे, तो y की तरफ जाएंगे, ये 4 आ गया, ठीक है। अब फिर x का मान 3 है, तो 3 पर चलो। 3 के बाद ये बोल रहा है y का मान 1 है, तो 1 पर जाएंगे, ये आ गया 1 पर, इस प्रकार से। अब फिर बोल रहा है x का मान 5 है, x का मान 5 है और y का मान -2 है, तो नीचे जाएंगे नेगेटिव, इस प्रकार से। ये 3 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब इनको यदि आप मिलाओगे तो ये एक ही लाइन में मिलते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि अभी मेरे पास पैमाना तो है नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो समीकरण 1 है उसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार समीकरण 2 है, दूसरे का मान देख लो, x बराबर 1, y बराबर 4। दूसरा पॉइंट भी यहीं आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट बन गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट देखो, x बराबर -2 इधर है, और बोल रहा है कि y बराबर 2, ये तो यहाँ से -2 बाई x का मान, y के मान कितना है 2, तो 2 ऊपर चढ़ो, यहाँ पर आ गए। अब देख कह रहा है कि -5, x का मान ये रहा -5। अब बोल रहा है कि y का मान 0 लेना है, यानी कि यही पॉइंट है, y का मान 0 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट मिले। यदि मैं इनको मिलाऊंगा तो इस प्रकार से ये मिलते हुए जाएंगे, तीनों के तीनों पॉइंट। और यहाँ पर जो कॉमन मान आया था 1,4, वो यहाँ पर यानी कि ये दोनों क्रॉस करेंगी। तो जो 1,4 होगा वो इस समीकरण का युग्म होगा, यानी कि x, जो y का युग्म है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 1,4। तो इसे बोलते हैं युग्म, यानी समीकरण का युग्म जो है x, y जो 1,4 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम जो है पहले समीकरण निकालते हैं, समीकरण से 2 सारणी प्राप्त करते हैं, सारणियों से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा मान है। यदि प्रतिच्छेद यहाँ पर आपको कॉमन मान नहीं भी मिल रहा ना, तो वो आपका 100% ग्राफ में कट जाएगा, तो ग्राफ में आपको मिल सकता है मान। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये मिले, लेकिन ज़्यादातर ये मैच हो जाते हैं। अब मैंने जो आपको बताया था कि रेख समीकरण यानी कि जो प्रकृति है वो कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं कि कौन सा हल देगा और कौन सा नहीं देगा। तो उसके लिए मैंने एक आपको सारणी बनाई है, उसमें आपको समझाता हूँ किस प्रकार चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है वो सारणी जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि हल की प्रकृति कैसे होती है, कौन सा निरूपण, क्या तुलना करनी है, कैसे क्या करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में मान लो आपको ये 2 समीकरण दी हुई है। अब आपसे पूछता है कि इनके हल की प्रकृति बताओ। तो प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा a1/a2 क्या है। यहाँ पर a1 का मान है x, यानी x मल्टीप्लाई 1 है। यहाँ पे a2 x मल्टीप्लाई 3 है, तो ये a2 का मान हुआ, तो a1 क्या है 1 और a2 का मान क्या है 3। इसी प्रकार जो b1 है b2, अब b1/b2 चाहिए, तो b1 क्या है यहाँ पर -2, y का गुणांक लेना दोस्तों, चिन्ह साथ में लेने। और b2 का मान जो है 4 है,
इसी प्रकार C1 का मान यहाँ पर कितना है 0 बटे में C2 का मान कितना है यहाँ पर -20। अब क्या देखो यहाँ पर ये कटेगा तो 1/2 आएगा, तो ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो दोस्तों हमने A1/A2 इस प्रकार से निकाला, B1/B2 ऐसे ये निकालने हैं आपको अलग अलग। फिर देखना है कि ये दोनों मैच हैं क्या, ये दोनों मैच हैं क्या, तीनों मैच हैं, कोई सा भी मैच यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो आदित्य हल इसके प्राप्त होंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ग्राफीय निरूपण में आदित्य हल प्राप्त होंगे। तो ऐसे प्रकार ये तीनों मैच नहीं हुए तो हम बोल सकते हैं कि मैंने आपको पीछे लिखा भी दिया कि जब मैच ना हो तो क्या होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, उनके अनेक हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो A1/A2 आ रहा 2/4, B1/B2 आएगा 3/6 और C1/C2 आएगा 9/18 माइनस का। यहाँ से आप मैंने बता दिया कैसे A1/A, B, C, D कैसे निकालने हैं, यानी A1 A1 B2 B2 ये कैसे निकालने हैं। तुलना काटने पर हमें देखो 3 से ही वापस कट रहा है 1/2, यानी कि इनको सिंपल बनाने पर ये 1/2 1/2 1/2 यानी कि तीनों जो पॉइंट हैं वो बराबर आएंगी। तो रेखाएं जो हैं समपाती आएंगी, यानी कि एक के ऊपर एक आएगी, अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इससे हम मतलब बता सकते हैं कैसे क्या है। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, तीसरा वो ये है x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 3 यहाँ पर 4 है, ये 4y - 12 बराबर 0। तो A1/A2 A1 का मान 1 और A2 का मान 2, इसी प्रकार B1 का मान 2 है, B2 का मान 4 है, C1 का मान जो है -4 है और C2 का मान जो है -12 है। इनको सिंपल बनाए 1/2 तो यही से 2 1/2 और ये 1/3। तो जो है तीसरा पॉइंट जो इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल आने पर ये जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी कि इस प्रकार से। तो जो हल यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे आगे जाकर, इस प्रकार से कोई भी नहीं कटान बिंदु जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो कोई हल इसका जो है प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि कटेंगे नहीं तो हम x और y के जो कॉमन मान है वो हम बता नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन होने पर कोई हल प्राप्त ना हो। तीनों अलग अलग हों तो रेखाएं अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, तीनों समान हो तो अनेक हल प्राप्त होंगे, एक सी वाला कॉमन ना हो तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ये मैंने आपको समझा दिया, आगे वाला जो बताया था उसमें। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।